नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। शाम के 6 बज गए हैं और न्यूज रूम से आप देख रहे हैं राजनीतिक खबरों का सबसे सॉलिड बुलेटिन सवाल इंडिया का, जिसमें आपसे जुड़े महत्वपूर्ण सवाल होंगे। देश की राजनीतिक हलचल पर हर अपडेट आपको देंगे। तो आपको बताएंगे महाराष्ट्र में आखिर क्या महायुति में टकराव की स्थिति बन गई है। आपको ये भी दिखाएंगे कि एक बीएलओ की आवाज से पूरा देश कैसे हिल गया। और सबसे बड़ी बात, संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ, लेकिन वहां पर हुआ क्या। तो आइए फटाफट आपको एलईडी स्क्रीन की तरफ लेकर चलती हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि आज के दिन जो संसद की तस्वीर दिखाई दी, उसमें मैं दो तस्वीरें आपके सामने आज सबसे पहले रखना चाहती हूँ। और देखिए, एक तरफ ये है बीएलओ जो कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है बूथ लेवल ऑफिसर। ये बूथ लेवल ऑफिसर सर्वेश जी हैं जो इस वक्त आपको रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए क्यों रो रहे हैं, क्योंकि काम का इतना प्रेशर है। दूसरी तस्वीर में आप देश की संसद में शीतकालीन सत्र का पहला दिन देख रहे हैं। तो देखिए, बीएलओ ऑफिसर जिस मतदाता सूची को तैयार करता है, जिस आधार पर वो सूची तैयार होती है, जहां से विधायक सांसद चुनकर संसद में पहुंचते हैं, ये वही संसद है। और संसद में आज जब पहला दिन था तो पहले दिन में कामकाज हुआ नहीं, कामकाज ठप रह गया। और सवाल फिर यहां से ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो एसआईआर को लेकर ऐसी जबरदस्त टकराव की स्थिति वहां पर बनी कि संसद में काम नहीं हो पाया। और इसीलिए आज के लोकतंत्र पर सवाल खड़ी करती ये बड़ी तस्वीर है। लेकिन संसद में आज एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाई दी इस कामकाज ठप होने से इतर, जब सांसद रेणुका चौधरी पहुंच गई एक स्ट्रीट डॉग के साथ, जिसको मैं इस वक्त घेरा करके आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और जैसे ही लोगों ने इस तस्वीर को देखा, लोग चौंक गए कि आखिर रेणुका चौधरी एक स्ट्रीट डॉग को लेकर संसद में क्यों पहुंची हैं। हालांकि इसके बाद जब सवाल जवाब हुए तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इस पर जवाब भी दिया। लेकिन देश की संसद के भीतर ऐसे स्ट्रीट डॉग को जिस तरह से वो लेकर आएंगे, अपने आप में एक विचित्र तस्वीर थी। हालांकि देश के इतिहास में इससे पहले बैलगाड़ियों के जरिए भी संसद पहुंचा गया है, लेकिन किस विचार के साथ पहुंचा गया और आज के दिन की तस्वीर क्या थी, उसके लिए मैं सबसे पहले रेणुका चौधरी का स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहूंगी कि उन्होंने कुत्ते को अपने साथ लाने पर क्या कहा। कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहां एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? कुत्ता कहाँ गया फिर? उसको लेके आप कहाँ गए? मैं कहाँ गई, मैं पार्लियामेंट में हूँ। मैंने उसको घर पे भिजवा दी और बोली इसको रखो घर पे। अच्छा, आपने उस कुत्ते को अडॉप्ट किया और आप अपने घर पे रखे हुए? अरे हाँ, मेरे पास ऐसे जो सड़क पे कुत्ते, इंडिको डॉग्स काफी है, चाहिए तो तस्वीर पेश कर दूंगी। बीएलएस का मौत हो रहा है, वो ड्रामा दिख रहा है, और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई। और पार्लियामेंट में जो बैठ के हमको रोज डसते हैं, उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। कई बार किसी मुद्दे को पोजीशन करने का एक तरीका भी हो सकता है, लेकिन रेणुका चौधरी आज जिस अंदाज में संसद पहुंची और विषय को उन्होंने उठाने की कोशिश की, सवाल फिर उसकी संजीदगी और गंभीरता पर बनता ही है। लेकिन इस बीच रेणुका चौधरी को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि उनके ऊपर एक्शन को लेकर यह खबर आपको बता दें कि जांच कमेटी उनके खिलाफ बनाई जा सकती है और सुरक्षा कमेटियों को, जो सुरक्षा कमेटी है जो सुरक्षा की इसकी जांच करेगी, नोटिस भी भेज दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह जांच होगी। आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा सचिवालय को जानकारी भेजी गई है। सुरक्षा कर्मियों ने रेणुका चौधरी से ये अपील की थी कि आप कुत्ते के साथ भीतर ना जाएं। तो देखिए यहाँ पर ये एक मामला गंभीर हो सकता है आने वाले दिनों में रेणुका चौधरी के लिए। लेकिन देखना ये होगा कि संसद में अब इस विषय को आगे कैसे देखा जाता है। तो संसद से ये आज के दिन की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी, जिसे लेकर अब एक्शन की तैयारी है। लेकिन दूसरी तरफ आज जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से मिले, और उस दौरान क्योंकि सरकार के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है कि संसद सुचारू रूप से काम करे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने संसद सत्र से जो उम्मीदें जताई, विपक्ष को लेकर भी सवाल उठाए और साथ ही क्या टिप्स दिए संसद कैसे चलनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। आप लोगों ने जो हरकतें की on treasury benches. चलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि
एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। ड्रामा नहीं डिलीवरी, पीएम की विपक्ष को खरी खरी। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम का विपक्ष को विजय मंत्र। कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। पराजय की निराशा से बाहर निकले विपक्ष। पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। संसद में नारे नहीं, नीतियों पर बल दे। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी सदन के बाहर पत्रकारों से रूबरू थे। इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ विपक्ष पर एक के बाद एक कई हमले किए, बल्कि विपक्ष को नसीहत भी दे दी। ये भी कह दिया कि विपक्ष अब अपनी रणनीति बदले। वो विपक्ष को टिप्स देने के लिए भी तैयार हैं कि अपने परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जाए। तो पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं। और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। संसद में विपक्ष के हंगामे पर पीएम ने साफ लहजे में कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है। सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ नारे नहीं, नीति पर बल देना जरूरी है। इन चीजों को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। पीएम ने विपक्ष को पराजय की निराशा से बाहर निकलने की भी नसीहत दी और कहा कि सदन को पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनाएं। जो जिम्मेदारी निभाने के लिए जनता ने भेजा है, उस दायित्व को पूरा करें। तरीके से बाधित करना। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था
बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। बहरहाल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। पिछले सत्रों की तरह ये सत्र भी हंगामे की भेंट न चढ़ जाए, इसलिए पीएम मोदी ने न सिर्फ विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की, बल्कि नसीहत भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जो नसीहत दी उसे लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि हमें उनसे ड्रामा सीखना है क्या। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा और वो भी कह रहे हैं कि सब लोग जानते हैं कौन ड्रामा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर यहां पर विपक्ष ने भी जबरदस्त तरीके से रिएक्ट किया है। विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर वो हमें समझा रहे हैं, शाबाश। हमें सीखना है, सही बात। उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। वो आती नहीं है हम लोग, क्योंकि हम दिल से काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसे ही काम करते जाते हैं। मगर कपड़े बदल के, कैमरा का एंगल देख के, ड्रामे का ये करके, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। मानना अभी नया साइकोलॉजिस्ट ये कंसल्टेंट बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये अलग क्वालिफिकेशन, विश्व गुरु क्या, अब क्या मानसिक गुरु भी बन गए, शाबाश। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर में और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष ने पूरे सदन को, पार्लियामेंट को, लोकतंत्र की मर्यादा को हाईजैक कर लिया है। लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे उठने चाहिए और तवज्जो मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, और विशेष रूप से विपक्ष के मुद्दों को। ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। कामकाज ठप रहा, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर संसद में सरकार इस पर चर्चा कराएगी। गुरुवार या शुक्रवार को ये चर्चा हो सकती है। 10 घंटे का ये समय निर्धारित किया गया है और इसी सप्ताह ये चर्चा होगी संसद में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तो वंदे मातरम देश की विरासत का, देश के आत्मसम्मान का, राष्ट्रवाद का एक बड़ा प्रतीक और 150 साल पूरे होने के अवसर पर उस पर चर्चा होगी। आइए सीधे इस वक्त रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश जी, संसद से बड़ी खबर आ रही है, वंदे मातरम पर चर्चा होगी सदन में, महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा। क्या उम्मीद की जानी चाहिए इस चर्चा से? देखिए, जो गौरवशाली इतिहास रहा है वंदे मातरम का, उसको याद किया जाएगा और ये प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी। किस तरह से जो सोच के साथ वंदे मातरम लिखा गया था और जिसको लेकर के देश आगे चला है, भारत आगे भी उसको लेकर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि आम राय नहीं बन पा रही है, कम से कम राज्यसभा में। यही कारण है कि वहां पर एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग विपक्ष कर रहा है, तो वहां का अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन लोकसभा में तय हो गया है कि इसी सप्ताह गुरुवार या फिर शुक्रवार को
कम से कम 10 घंटे की चर्चा वंदे मातरम पर होगी। ये स्पेशल डिस्कशन होगा और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आपसे अपडेट्स आगे हम लेते रहेंगे। आइए बढ़ते आगे और अब रुक करते हैं अगली खबर का। देखिए बिहार में अभी नई सरकार का गठन हुआ है और इस बीच नई सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या फैसले ले रही है, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। बुलडोजर एक्शन जबरदस्त चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में योगी स्टाइल में जिस सरकार वहां पर जिस तरह से जिस अंदाज में काम हो रहा है, बुलडोजर एक्शन खास तौर पर वही बिहार में होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने इस पर निशाना भी साधा और इस बीच बुलडोजर एक्शन को लेकर किस तरह से सियासत वहां पर गर्म है, देखिए। बदले की भावना से कोई कार्रवाई होती है, कंडेमेबल नहीं है, इलीगल भी है। इनकाउंटर भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा, यह सरकार की प्रतिबद्धता है। बिहार में कहीं बुलडोजर गरज रहा है तो कहीं बदमाशों पर एनकाउंटर से हिसाब हो रहा है। तो इसी मुद्दे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहले ही साफ कर चुके हैं कि ना तो बुलडोजर रुकेगा और ना ही बदमाशों पर कार्रवाई। छपरा में पुलिस और कुख्यात बदमाश शिकारी राय के बीच मुठभेड़ हुई। शातिर बदमाश शिकारी राय ने मुठभेड़ के दौरान फायरिंग की, जिसमें पुलिस का एक जवान घायल हो गया। तो वहीं बिहार एसआईटी की फायरिंग में बदमाश शिकारी राय को भी गोली लगी। पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ छपरा के बिशनपुर इलाके में हुई। शिकारी राय के ऊपर हत्या और लूट की कई वारदातों का आरोप है। पुलिस लाइन के पास हुए हत्याकांड में भी शिकारी राय सीधा शामिल था। पुलिस को लंबे समय से शिकारी राय नाम के बदमाश की तलाश थी। तो वहीं पटना में आज फिर से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई। पटना में विधानसभा रोड से अतिक्रमणों को हटाया गया। जो अस्थायी है उसको हटाया जा रहा है। ऐसे में इनको सर पहले नोटिस वगैरह दिया गया? सभी को माइकिंग किया गया है, माइकिंग करके किया गया। नगर निगम के द्वारा पहले से भी किया हुआ है। शासन के द्वारा जो है वो इंक्रोचमेंट आपको देखने को मिलेगा। पटना डीएम ने कल ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है कि शहर के अलग अलग हिस्सों में जो अतिक्रमण है, अवैध रूप से जो दुकानें बनाई गई है सड़कों के किनारे, उनको हटाया जाएगा। और ये बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। सामने आप देखेंगे मैंगल्स रोड है, ये सीधी जो रोड है ये विधानसभा जाती है और यहाँ पर अब प्रशासन जो है अतिक्रमण अभियान तेजी से चला रहा है। अपराधियों पर एक्शन और बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष का पारा हाई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहा है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि विपक्ष अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है, लिहाजा उन्हें दिक्कत होना लाजमी है। कि ह्यूमन राइट्स के दायरे में कोई भी पुलिस एक्शन होता है तो वो एक्सेप्टेबल है, और उन चीज़ों का उल्लंघन करके और सिर्फ बदले की भावना से कोई कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूँ कि वह बिल्कुल सिर्फ कंडेमेबल नहीं है, इलीगल भी है। नहीं, आप इनकाउंटर का क्या मतलब हुआ? इनकाउंटर का ये मतलब हुआ ना कि आप किसी को छोड़ के उसको गोली मार रहे हैं। गोली मारने का अधिकार, सजा देने का अधिकार कोर्ट का है ना। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रिवेंटिव एक्शन आप क्या ले रहे हैं घटना को रोकने के लिए? यदि कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई का दायरा कानून के अंदर होना चाहिए। ये इनकाउंटर जो हो रहे हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल खड़ा क्या करेगा? यही लोग तो गड़बड़ किया है। बिहार के हालात तो इन्होंने बर्बाद किया, बदनाम किया है। आरजेडी नेताओं ने बिहार में हो रहे पुलिस एक्शन और बुलडोजर कार्रवाई की तुलना तानाशाही मॉडल से की है। साथ ही छपरा के शातिर बदमाश शिकारी राय के एनकाउंटर पर भी आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या आदेश है? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है पहले बसाओ तब हटाओ, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है। तो ये सरकार गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। और जब गरीब नौकरी मांगते हैं, नौजवान जब नौकरी मांगते हैं, इन पर लाठियां बरसाई जाती है। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने भी अपना एजेंडा जाहिर करते हुए कहा है कि सुशासन के लिए हो रही कार्रवाई से जंगल राज वालों को परेशानी हो रही है। विपक्ष के छाती पर बुलडोजर चल रहा है तो बेमियाएगा न।
जो अपराध हो रहा था बिहार में, थोड़ा बहुत सारे अपराधी के सीने पे बुलडोजर चलेगा, सारा गड़बड़ी करने वाले के सीने पे बुलडोजर चलेगा तो बपराहट तो होगा, बपराहट हो रहा है। सही मायने में गलत और अपराधियों पर यह कठोर कार्रवाई है और कठोर कार्रवाई हो रही और आगे भी होगी। अपराधी संभलें, अपराध छोड़ें, बिहार के विकास में सहयोगी बने, अन्यथा उनके ऊपर जो वहाँ चल रहा है इनकाउंटर भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। यह सरकार की प्रतिबद्धता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है और बिहार को विकसित राज्य बनाने में कहीं अवरोध होंगे तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिहार में जब से अतिक्रमण और बदमाशों के खिलाफ योगी मॉडल लॉन्च हुआ है, तब से विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। लेकिन नीतीश सरकार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और तेज होगी, तो वहीं विपक्ष भी अपने हमले तेज करेगा। पटना से रमन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की सियासत के बाद आपको खबर दिखाते हैं महाराष्ट्र की सियासत में, जहां पर महायुति में टकराव की खबर सामने आ रही है। और ये खबर इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे ने गठबंधन धर्म की याद दिला दी है और कहा है कि एनडीए में तीसरे बड़े अलायंस पार्टनर हैं वो। क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चुनाव से पहले महायुति में क्यों मचा है भूचाल? महायुति में कौन नहीं कर रहा गठबंधन धर्म का पालन? शिवसेना एनसीपी के निशाने पर बीजेपी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना शिंदे गुट के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के एक बयान ने महाराष्ट्र में नई हलचल पैदा कर दी है। शिंदे के एक बयान से सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चा है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या महायुति में अंदर खाने एक बड़ी महाभारत चल रही है? एनडीटीवी से बातचीत में शिंदे ने साफ कहा कि उनकी सहयोगी दल गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। महायुति में मची महाभारत और दोनों दलों के बीच तल्खी की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये सुनाते हैं कि एकनाथ शिंदे ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ बयान दिया। तर मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हापासून आरोप प्रत्यारोप या सगळ्या गोष्टी मी पाहिलेल्या आहेत। मी कामावर फोकस करतो। आता एवढंच आहे की आपण युती धर्म आम्ही पाळतो, तर आपल्या घटक पक्षाने देखील सगळ्यांनीच युती धर्म पाळला पाहिजे। कारण ही जी आमची युती आहे ही युती कालची आजची नाही आहे, ही बाळासाहेबांच्या काळातली, बाळासाहेब अटलजी, अडवाणीजी यांच्या काळातली युती आहे आणि आमची युती काय सत्ता आणि खुर्चीसाठी नाही झाली। शिंदे साफ कह रहे हैं कि वो गठबंधन धर्म का पालन कर रही हैं। दूसरे दलों को भी ऐसा ही करना चाहिए। दरअसल इस बढ़ती तल्खी के पीछे की कहानी जोड़ तोड़ से जुड़ी है। महाराष्ट्र में गठबंधन बनने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच एक डील हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि दोनों दल एक दूसरे के नेताओं को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले शिंदे गुट के 5 नेता पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए। तल्खी तो वैसे पिछले साल सरकार गठन के बाद से ही चल रही है, लेकिन शिंदे गुट के नेताओं के बीजेपी में जाने से तल्खी और बढ़ गई है। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में भी कई दफा शिंदे गुट के मंत्री शामिल होने नहीं पहुंचे। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच किस कदर तल्खी है, इसका अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक ही होटल में ठहरे थे, लेकिन दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। अब जब इसको लेकर फडणवीस से सवाल किया गया, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। महायुतीत घुसघुस नाही असं सातत्याने तुम्ही सांगता, मात्र एक गोष्ट असं तुम्ही दोघेही एकाच ठिकाणी आहात, भेट झाली काय झालं? मला वाटलंच की आता दिवसभराकरता तुम्हाला एक खाद्य मिळालेलं आहे। असं आहे, मी रात्री उशिरा आलो आणि मी त्यांच्यापेक्षा लवकर चाललोय, कारण मी माहिती घेतली त्यांची सभा माझ्या 1 तास नंतर आहे, त्यामुळे भेट झाली नाही। उद्या होईल, त्याला काय। म्हणजे शेवटी आम्ही दोघेही आता प्रचारात पूर्णपणे मग्न आहोत। फोनवर तर आमचं बोलणं रोजच होतं, त्याच्यामुळे आता भेट झाली नाही झाली ते तयार व्हायचे आहेत। मला लवकर निघायचं आहे, कारण माझ्या सभा लवकर ठेवल्या आहेत। यात कोणची मोठी गोष्ट आहे? तुम्ही चालवा दिवसभर, झाली नाही भेट, झाली नाही। फडणवीस अपने लहजे में भले ही इसे मामूली बात बता रहे हों, लेकिन सियासत में छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाती हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ बीजेपी और शिंदे गुट के बीच टकराव चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार गुट के मंत्री माणिक राव कोकाटे ने भी बीजेपी पर कटाक्ष किया है।
कोकाटे ने बीजेपी पर जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाया है। खरं म्हणजे मी आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना महाराष्ट्रामध्ये लढाया फक्त आपसापसामध्येच आहे, म्हणजे युतीमध्येच जास्त लढाया आहे. निवडणूक संघर्ष हा युतीमध्येच आहे. विरोधी और इस वक्त आपको एक बड़ी अहम खबर, एक इंटरव्यू को लेकर बता दें। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी एनडीटीवी इंडिया पर खास बातचीत के लिए मौजूद थे और जब उनसे उनके जिहाद वाले बयान पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। और बीच इंटरव्यू क्यों छोड़कर चले गए मदनी, मदनी साहब, पिछले 2 दिनों से आपके कुछ बयानों पर देश में बहुत आक्रोश है, एक गुस्सा भी नजर आ रहा है, कई जगह आपके खिलाफ पुतले भी फूके जा रहे हैं। बहुत से मुसलमान जो कौम के नेता हैं वो भी आपके उन बयानों पर सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप मुसलमानों को देश के खिलाफ जिहाद के लिए भड़का रहे हैं? पता नहीं, ये तो आप ही ज़्यादा सही समझेंगी कि मैं भड़का रहा हूँ या समझा रहा हूँ। मैं इस बारे में क्या बताऊँगा, ये तो आप लोगों को ही, देश वालों को समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कैसे बताऊँगा कि मैं भड़का रहा हूँ लोगों को। नहीं मदनी साहब, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यही आरोप आप पर लग रहे हैं पिछले 2 दिन से। आपने भी देखा होगा किस तरह के बयान टीवी पर आ रहे हैं और वो सब आपके बयान के चलते हैं, क्योंकि आपने कहा जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। फिर आपने कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। जी, तो ये जिहाद है जी। प्रॉब्लम ये है कि टीवी पर जो चीज़ें चलती हैं वो चीज़ों के बारे में मैं कैसे जवाब दूंगा। मैं तो जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में जवाब दे सकता हूं। इसीलिए कह रही हूं। और मैंने वो पूरा, अगर आप उसको पूरा चला देंगी जी, तो इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप उसको पूरा चला देंगी तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। साहब, आपका बयान हम चला रहे हैं, जो मेरा वो 1.5 मिनट 2 मिनट का है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वो बयान में पूरा शब्द चलाएंगे तो किसी को मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी को इसके बाद भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करने का अधिकार तो सबके पास रहना ही चाहिए ना, वो नहीं छीना जाना चाहिए। तो मैं उसको वेलकम करता हूँ ऑब्जेक्शन को। नहीं, आप ऑब्जेक्शन क्या जवाब दूंगा? नहीं मदनी साहब, अब ऑब्जेक्शन को तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये बयान वेलकम नहीं हो रहा है। बहुत से मुस्लिम समाज के ही लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्यों कहते हैं कि जुल्म हो रहा है और इसीलिए जिहाद होगा? हर आदमी को हक है इस बात का कि वो इसको अपनी राय रखे। मेरी अपनी एक राय है, वो मैंने बयान की है, वो मैं उस पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उसकी मैं ये तो अब आपने बनाई है ना, आप उसको पूरा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं अब उसके बारे में क्या बताऊं? नहीं, मैंने राय नहीं बनाई है मदनी साहब। जब आप पूरा देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहा। मदनी साहब देखिए, वो आप देखिए ना, जो आप सवाल कर रही हैं, हम कर रहे हैं, ये अलग सवाल है और वो अलग सवाल है। नहीं, मैं ये साक्षात्कार हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बयान को लेकर आपको मैं बता रही हूं कि कैसे हंगामा मचा हुआ है। आपको लगता है देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? अरे भाई, ये बिल्कुल हम बात कर रहे हैं जिहाद की, आप बात कर रही हैं जुल्म की, तो हमारी जिहाद की बात को तो पहले समझ लीजिए तो आपके समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। आप तो उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगी या कोई भी नहीं करेगा। दोनों कनेक्टेड नहीं है क्या? अरे भाई, लेकिन वो पूरा तो देख लीजिए आप। अब अगर आप देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो यही होगा फिर जो हो रहा है। मैं कैसे समझाऊंगा आपको? नहीं, तो मैं समझना समझाना तो बहुत मुश्किल है ना इस तरह से। आपको लगता है ये जुल्म हो रहा है देश में मुसलमानों पर? भाई आप उसको और उसको दोनों को मिक्स मत करिए, अलग अलग बात है वो। ये अलग बात है, वो अलग बात है। तो अलग अलग समझा दीजिए। उसको दूसरी जगह कहा गया है जो हो रहा है। भाई आपने जिहाद को गाली बनाया है। हाँ। आपने बनाया है ना, मैं क्या करूंगा उसको? नहीं, आपने मेरे लिए जिहाद एक मुकद्दस अमल है, एक पवित्र धार्मिक
ड्यूटी है मेरी जिहाद, आपने उसको गाली बना दिया तो मैं क्या करूंगा? तो बताऊंगा जरूर ना लोगों को कि भाई जिहाद क्या है, वही मैंने बताया है। देखिए ये सवाल अब आप उसको समझने की कोशिश नहीं करें और आप अपने एटीट्यूड को तो देखिए ना। आपका एटीट्यूड यह है कि इस्लाम ने जिहाद को फर्ज किया है और जिहाद हम 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो लोग टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट हैं और फसादी हैं, हम जिहादी हैं। हम कह रहे हैं 30 साल से, वो आपको नजर नहीं आया, ठीक है ना, वो आपको नहीं दिखा। अब इस वक्त हम जो एक बात कह रहे हैं वो भी, अब आपने ये नहीं देखा कि पूरे देश के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स इस्लाम को गाली देने पे लगे हुए हैं। नहीं तो जब मदनी साहब कौन इस्लाम को लगातार गाली दी जाएगी तो मुझे, मदनी साहब सारे मिनिस्टर, नाम लीजिए सारे ना, कौन चीफ इस्लाम को गाली मिनिस्टर, देता है? एक आध दो को छोड़ के आप ले लीजिए ना नाम। आप मेरा नाम ले रही हैं, उनका भी नाम ले लीजिए। मैंने आपका नाम बिल्कुल नहीं लिया। जिन्होंने लव जिहाद कहा, मैंने आपका नाम कहा लिया, जिहाद कहा। अभी मैं ले तो रही है ना, पूछ रही हूँ कि इस्लाम को गाली तो कौन दे रहा है? क्योंकि इस देश में किसी धर्म को गाली देकर क्या रहा जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। आप एक मोतबर, बावकार, हाँ, एक रेस्पॉन्सिबल टीवी चैनल से बात कर रहा हूं मैं जी। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जिहाद क्या है? क्या जिहाद गाली है? अगर जिहाद गाली नहीं है और इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक ड्यूटी है और टेररिस्ट लोग अपने टेररिज्म को जिहाद बताते हैं, हम उसका विरोध करते चले आ रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करने लग जाएंगी तो कैसे होगा काम? मदनी साहब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान को जानते होंगे, मुझे नहीं लगता मुझे परिचय देने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि देवबंद की किताबों में जो पढ़ाया जाता है जिहाद, उसका मतलब है दीन की तरफ बुलाना और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करना। तो जो कबूल ना करे उससे जंग करो, ये जिहाद पढ़ाया जा रहा है। हाँ, हो सकता है उन्होंने सही कहा हो, उनसे पूछ लीजिए देवबंद जाके, उसमें क्या बात है? वो तो सब खुला हुआ है ना, छुपी हुई कोई चीज तो है नहीं। ना देवबंद छुपा हुआ है, ना हम छुपे हुए हैं, ना किताबें छुपी हुई हैं, सब चीज मौजूद हैं। जाके आप रिसर्च कर लीजिए, पहले रिसर्च कर लीजिए कि आरिफ साहब जो कह रहे हैं वो कितना सही है। मदनी जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि अगर आप इस पर किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो बात समझ नहीं आएगी। मदनी जी अगर आप इस पर कोई कुछ बोलेंगे नहीं तो उसी तरह का आक्रोश बना रहेगा, उससे क्या हल होगा? आप अपने बयान पर कोई बात कहना नहीं चाहते हैं, आप उठकर जाना चाहते हैं। तो ये इंटरव्यू का एक अंश हमने आपको दिखाया। ये पूरा इंटरव्यू आप एनडीटीवी इंडिया पर देख सकते हैं रात 8 बजे। इसी के साथ न्यूज रूम से सवाल इंडिया में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेंगी। आगे देखिए मलिका और आशुतोष के साथ न्यूज हेडक्वार्टर।